गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। आज है फरवरी 25 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे एक बार ब्रीफली देख लेते हैं, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो मेंस्ट्रुअल लीव एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। प्रीलिम्स के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन यस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेंस में बहुत बार जो है वीमेन एम्पावरमेंट या जो वीमेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं बहुत बार पूछे जाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग एक काफ़ी अच्छा टॉपिक यहाँ पे मुझे नज़र आया। तो मेंस में आप यहाँ से एक आंसर भी लिख सकते हो। किलो क्लास सबमरीन और स्ट्रेट, ये छोटा सा टॉपिक है, रिपीटेड सा टॉपिक है। इसको थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं। स्ट्रेट और इस्थमस के बारे में लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम्स में कि कुछ इंपॉर्टेंट इस्थमस और स्ट्रेट के बारे में आपको बताना था, उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह। तो थोड़ा सा उस एंगल से भी हम इसको देख सकते हैं। मेंस में क्वेश्चन यहाँ से कई बार ऐसा लगता है हमें कोई टॉपिक देखिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मेंस में पूछ लेता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एफ के बारे में बात करेंगे और रशिया को एफ से बाहर निकाल दिया गया है, इसके बारे में देखेंगे। एफ क्या होता है, कैसे काम करता है। ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, म्यूनसिपल बॉन्ड्स वगैरह। आपको बताऊंगा म्यूनसिपल बॉन्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों इसको रेज किया जाता है। उसके अलावा साइबर अटैक को लेके काफ़ी अच्छा आर्टिकल नज़र आया मुझे, मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिजिटल जो वर्ल्ड है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, साइबर अटैक्स वगैरह हैं, यहाँ से बहुत सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको करना रहेगा जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से। चलिए बच्चों, तो पहला टॉपिक यहाँ पे आता है, इट्स सेंटर्स कॉल से सुप्रीम कोर्ट ऑन द मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। तो बात यह है कि भैया सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना एक एप्लीकेशन डाली गई, पीआईएल डाला गया। और उस पीआईएल में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट को कि आप गवर्नमेंट को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये गाइडलाइन दीजिए कि वो पूरे इंडिया में मेंस्ट्रुअल लीव की पॉलिसी को फॉलो करें। ऐसा पीआईएल डाला गया। यार ये तो सोचने की बात है कि ये सब पॉलिसी डिसीजन होते हैं। कोर्ट का काम पॉलिसी बनाना थोड़ी होता है। कोर्ट का काम होता है कानून को इंटरप्रेट करना। कोर्ट का काम होता है जस्टिस को डिलीवर करना। कोर्ट का काम होता है कि अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जज करना कि क्या वो फॉलो करता है या नहीं करता है। कोर्ट का काम होता है कानून जो बनाया जाता है उसका जुडिशियल रिव्यू करना। भाई कोर्ट का काम पॉलिसी करना थोड़ी होता है। सेपरेशन ऑफ पावर नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है, एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है सेपरेशन ऑफ पावर। तो ठीक है, देखिए ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को रिसीव किया है। देखो पीआईएल वगैरह जो फाइल होती है ना कोर्ट में, इतना आसानी से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती हैं। अगर एक्सेप्ट हो रही हैं तो मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में रोज़ हजारों पीआईएल आती होंगी, लेकिन उन हजारों में से सुप्रीम कोर्ट मुश्किल से एक आधी ही एक्सेप्ट करता है। तो पहली बात आपको ये समझने की रिक्वायरमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही केस नहीं जाता है। बहुत मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट किसी केस को एक्सेप्ट करता है सुनवाई करने के लिए। कोर्ट का समय बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इतना बड़ा देश है, लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अगर कोर्ट किसी केस को 10 मिनट भी दे रहा है, 15 मिनट दे रहा है, आधा घंटा दे रहा है, मतलब उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई ये काम मेरा नहीं है पॉलिसी बनाने वाला, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे इस समय इंडिया में केरला में और बिहार में कुछ फॉर्म्स के अंदर मेंस्ट्रुअल लीव का प्रोविज़न दिया हुआ है। मेंस्ट्रुअल लीव का प्रोविज़न क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब वीमेन को पीरियड्स आते हैं, जब वीमेन अपनी मैच्योर स्टेज में होती हैं, रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं, तो उनको महीने में 3 से 4 दिन तक का पीरियड का जो पीरियड्स आते हैं, जिसमें उनको पेन सहना पड़ता है। बहुत बार किसी को ज़्यादा पेन होता है, किसी को कम होता है। तो वो एक ऐसा समय होता है जिसमें आप उनको लीव दे सकते हो और ये पेड लीव होती हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट फॉर संडेज आप पेड लीव का प्रोविजन यहाँ पे हो सकता है ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स एंड द बायोलॉजिकल इश्यूज एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा मामला यहाँ पे बनता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि उसके प्रोज बताइए, कौन्स बताइए, जो आर्गूमेंट्स फेवर में कौन से हैं, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट में कौन से हैं, वो सब पूछ सकता है आपसे। तो बिहार में तो ये पॉलिसी बहुत साल पहले ही अपनाई गई थी। केरला में भी जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर वीमेन जो गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं उनको पीरियोडिक ये पीरियड्स लीव दिया गया है मेंस्ट्रुअल पेन को कंसिडर करते हुए। ठीक है, तो देर आर तो कोर्ट ने ये कहा कि देखो भाई, अब ये ऐसा एक ऐसा मुद्दा है जिसका कोई एक साइड नहीं है, इसकी दोनों साइड हैं। ठीक है, कोर्ट ने ये माना इस बात को कि मेंस्ट्रुअल जो पेन होती है, यस इट इज़ अ रियलिटी, बट देर आर अदर डायमेंशंस ऑल्सो। इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बट वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर द
इश्यूज ऑफ द एम्प्लॉयर्स ऑल्सो। मतलब समझ लीजिए किसी आदमी की कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के अंदर महिलाएं काम करती हैं, तो अगर वो महिलाएं छुट्टी लेंगी हफ्ते में, महीने में मान लो 3 दिन या 4 दिन मेंस्ट्रुअल लीव अगर उनको दिया जाता है, तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी तो कम हो जाएगी। तो जो इन एम्प्लॉयर्स होता है उसकी उसके कंसर्न को भी तो सोचना पड़ेगा ना, आप खाली वीमेन के कंसर्न को नहीं सोच सकते हो। तो ये कोर्ट ने इस बात को भी माना। देर आर डिफरेंट डायमेंशंस, ये तो टॉपिक शायद ऊपर वाला रिपीट हो गया होगा। कोर्ट ने ये कहा कि वी विल लीव इट टू द पॉलिसी मेकर्स यानी कि गवर्नमेंट, लेट देम फर्स्ट फॉर्मुलेट द पॉलिसी, वी विल कंसिडर इट देन। जो पहले मैंने आपको बताया था, पहले वो लोग पॉलिसी बनाएंगे, उसके बाद हम उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा है। इस समय यूके, चाइना, वेल्स, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, स्पेन, जाम्बिया वगैरह में कुछ ना कुछ फॉर्म में मेंस्ट्रुअल लीव का प्रावधान वहाँ पे किया गया है। इंडिया में भी कुछ कंपनी है जैसे जोमेटो वगैरह, वो लोग भी मेंस्ट्रुअल लीव का प्रोविजन उनका होता है कि साल में जो वीमेन है वो 10 दिन पेड मेंस्ट्रुअल लीव ले सकती हैं जोमेटो के अंदर जो काम करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई आप उसके आर्गूमेंट्स बताइए, फेवर में और अगेंस्ट में, प्रोज एंड कॉन्स। देखिए फेवर में तो बहुत सारे आर्गूमेंट इसके आराम से हो सकते हैं, एज यू नो ऑलरेडी नो। इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट कम विद द फिजिकल पेन। ठीक है, दो मेंस्ट्रुअल इज अ बाइकल, इट्स अकम्पनीड बाय द क्रैम्प्स, नोजिया, बैक पेन, मसल पेन, हेडेक। तो उस समय वीमेन अगर इन चीज़ को फेस करती है, तो सब सीधी सी बात है भाई कि काम के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं होता है उस समय पे, तो काम की प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर वहाँ पे होती है, राइट। और क्योंकि ऑलरेडी फिजिकल पेन से गुजर रही होती हैं, तो आप उनसे काम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बहुत अच्छे तरीके से। तो एक बायोलॉजिकल ग्राउंड पे और पेन वाले काम को कंसिडर करते हुए यस आप उनको लीव दे सकते हो। Polycystic ovary syndrome. Additionally, these can also be debilitating from the amongst menstrual people who suffer from the ovary syndrome and the endometriosis. तो कई बार क्या होता है, अगर मेंस्ट्रुअल लीव के दौरान आपको बेड रेस्ट नहीं मिलता है, आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, तो आपको किसी तरह का सिंड्रोम या कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जो बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं बर्थ वगैरह में, जो बेबी डिलीवरी वगैरह होती है उसमें कर सकती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, एक्नोलेज द रियलिटी, मतलब जैसे फॉर मैनी मेंस्ट्रुएटर्स इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इंटरवाइंड विद द मेडिकल सिम्टम्स। मैंडेटरी पीरियड लीव इज़ अ अफर्मेटिव एक्शन। जैसे हम लोग अपने जो वनरेबल सेक्शन होता है, राइट, जैसे एस सीज, एस टीज, ट्राइबल्स, ओल्ड एज पीपल, जब उनके लिए हम लोग अफर्मेटिव एक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे भी अफर्मेटिव एक्शन लिया जा सकता है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, जैसे केरला का मैंने आपको बताया, वो सब हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब there are many arguments which are actually against it. Even there are many women organizations who are against the menstrual leave. कई सारी वीमेन ने इवन इस पीआईएल के काउंटर में भी पीआईएल डाला है। ठीक है, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन भी इसका अपोज कर रही हैं। क्यों? उसके भी इनके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। जैसे पहली बात तो यह कि फियर ऑफ द बायस इन द हायरिंग। अगर सरकार मैंडेटरी मेंस्ट्रुअल लीव कर देगी, तो भाई जो एम्प्लॉयर होते हैं वो वीमेन को हायर क्यों करेंगे, जब उनको पता है कि साल भर में, अगर आप महीने में 3 दिन भी मान के चलिए, तो साल भर में देर आर गोइंग टू बी 36 लीव्स, चलो आप 30 मान के चलिए, तो एक महीना तो सीधा सीधा कम हो गया। यानी कि वीमेन को अगर आप जॉब दे रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ 12 मंथ्स आप उनको सिर्फ 11 महीने का ही काम करवा रहे हो, सैलरी आप उनको पूरे साल भर की दे रहे हो। तो इससे होगा क्या कि वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और कम हो जाएगा, because employers are not going to hire women in that case. And it's a competitive market, so every company is actually running after the more production and the productivity. तो ये एक तो बड़ा आर्गुमेंट है, और ये वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस आर्गुमेंट को दिया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है, बहुत सारी वीमेन का ये मानना है कि यार वो ज़माना गया, जब हमारी दादियाँ परदादियाँ हुआ करती थी, वो ज़माना गया। उस समय आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल को या मेंस्ट्रुअल इशू को जो रेगुलेट करने के लिए या पेन को कम करने के लिए साधन नहीं हुआ करते थे। आज के समय में तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, इतनी सारी सुविधाएं आ गई हैं, आप पेन किलर ले सकते हो, आप सैनिटरी पैड्स वगैरह ले सकते हो, अब उतनी प्रॉब्लम नहीं है, उनका ये मानना है। ठीक है, तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल लीव को उन्होंने अपोज भी किया है। मेडिकलाइजिंग नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो इनका ये कहना है कि भाई इट्स अ नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। आप इसे मेडिकली डिसीज क्यों मान रहे हो? इट्स नॉट अ डिसीज, इट्स अ नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना, जैसे दूसरी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं। तो उन्होंने ये भी कहा पेंटिंग वुमनहुड एज अ डिसेबिलिटी।
अगर किसी वीमेन को पीरियड्स आ रहे हैं तो ये उसके वुमेनहुड होने का सिग्नल है, सिंबल है, ठीक है। आप उसको एज अ डिसेबिलिटी क्यों कंसिडर कर रहे हो? ऐसे तो सारी वीमेन डिसेबल हो गई एक तरह से। आप उनको लीव क्यों दे रहे हो, छुट्टी क्यों दे रहे हो? क्योंकि उसके अंदर कुछ कमी है इसलिए दे रहे हो। उनसे काम नहीं हो पा रहा है, दिमाग नहीं लग रहा है वहां पे एंड ऑल दैट। तो डोंट थिंक इट्स एज अ डिसेबिलिटी। इससे होगा क्या, जो जेंडर गैप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैन है जो पेट्रियार्कल मैन है स्पेशली, उनके पास एक और आर्गुमेंट हो जाएगा कि देखो वीमेन को तो छुट्टी भी मिल रही है ना, ये तो डिसेबल्ड है, ये तो काम करने लायक नहीं है। तो वो जो जेंडर गैप है ना वो और ज़्यादा बढ़ेगा। इससे होगा क्या, जो ग्लास सीलिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में वो ग्लास सीलिंग और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इनके जो वीमेन हैं अगर वो किसी कंपनी में काम करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, तो एक लेवल के बाद उनका प्रमोशन रुक जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि वो ज़्यादा समय ऑफिस में नहीं दे पाएंगी। तो अगर ये मेंस्ट्रुअल लीव हो गया तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको एक लेवल के बाद आपको काम बंद कर दिया जाएगा, यानी कि क्लास सीलिंग और यहाँ पे मजबूत हो सकती है। नॉट ऑल वर्किंग वीमेन डोंट वांट इट। तो सारी क्योंकि जब हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं तो बहुत सारी वीमेन ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि भैया हम तो मैन के ही बराबर हैं। अगर आप 12 घंटे काम करते तो हम भी 12 घंटे काम करेंगे। आप किसी काम को करने लायक है तो हम भी उसको करेंगे, हम आपसे इवन एक स्टेप बढ़ के आगे करेंगे। तो अगर आप वीमेन को छुट्टी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे पीछे छूट जाता है। और बहुत सारी वीमेन वो नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि उनको सोसाइटी में ऐसे प्रोजेक्ट किया जाए कि वो मर्दों से कम है। बहुत सारी वीमेन एक्चुअली चाहती भी नहीं। यूएसए वगैरह में, ब्रिटेन वगैरह में सर्वे किए गए जिसमें ये पाया गया कि मैक्सिमम वीमेन एक्चुअली मेंस्ट्रुअल लीव नहीं चाहती हैं। खैर, तो अपने अपने आर्गुमेंट है यहाँ पे। तो वी हैव आर्गुमेंट्स इन द फेवर, वी हैव आर्गुमेंट्स इन द अगेंस्ट ऑल्सो। तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में इस तरह से आ सकता है। ठीक है जी, चलिए। नेवी सबमरीन डॉक्स इन इंडोनेशिया। यू नो वेरी वेल कि इंडोनेशिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इवन जो भी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, आप इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सबके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ये सभी के सभी एक तो अमेरिकन अलाइज हैं, ब्रिटेन अमेरिका के यूरोपियन अलाइज हैं। और सबकी सबकी चाइना के साथ पंगा भी है भाई। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो इंडोनेशिया वगैरह ये कंट्री भी, फिलीपींस वगैरह चाहती हैं कि इंडिया के साथ अपना रिलेशन बढ़ाएं। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब यूरोप में देखें, अमेरिका वगैरह में देखें, इंडिया को ही एक ऐसा कॉम्पिटिटर माना जा रहा है अगेंस्ट चाइना, जो कि चाइना की बढ़ती हुई पावर को कंट्रोल कर सकता है। इंडिया को एक ऐसी कंट्री के तौर पे देखा जाता है। एक तो हम लोग वैसे भी पड़ोसी हो गए, दोनों ही डेवलपिंग कंट्री भी हैं, यंग जनरेशन है, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो कंट्री हैं, ये थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह, वो भी इंडिया के साथ अपने डिफेंस रिलेशन को बढ़ाना चाहती हैं ताकि चाइना को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में काउंटर कर सकें। तो उसी लिए जो इंडोनेशिया ने अभी, देखिए, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट है, इसे कहा जाता है सुंडा स्ट्रेट। दुनिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है वो ये है, ये वाले स्ट्रेट। इसे कहा जाता है मलक्का स्ट्रेट, क्योंकि मलेशिया का पुराना नाम जो है मलक्का हुआ करता था। और यहाँ पे है भाई आपका ये सिंगापुर। सिंगापुर इज अ सिटी स्टेट, इट इज जस्ट अ सिटी, ठीक है, सिंगापुर। बट इट इज़ लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। और ये जो आपको इधर से सुमात्रा नज़र आ रहा है, पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, देन वी हैव दिस होल थिंग इंडोनेशिया, वी हैव दिस मलेशिया हेयर, कोलालमपुर इज़ द कैपिटल, सिंगापुर। ऑल दीज आर एक्चुअली अमेरिकन अलाइज। चाइना का जो मोर देन 60% जो ट्रेड होता है फ्रॉम द मिडल ईस्ट, वो मलक्का स्ट्रेट के थ्रू ही होता है। और ये है सुंडा स्ट्रेट। अगर आप इसको देख के आपको पता लग सकता है कि स्ट्रेट क्या होता है। देखिए, स्ट्रेट एक नैरो वाटर चैनल होता है जो कि दो बड़े वाटर चैनल को आपस में कनेक्ट करता है बाय सेपरेटिंग टू लैंड मासेस। ठीक है, तो स्ट्रेट इज अ नैरो चैनल, वाटर चैनल, विच एक्चुअली जॉइंस टू बिग वाटर बॉडीज बाय सेपरेटिंग टू लैंड मासेस। इसे कहते हैं स्ट्रेट। जैसे इंडिया श्रीलंका के बीच में हमारे पास एक पाक स्ट्रेट है जो कि हमारी बाउंड्री भी है। तो दुनिया में कई सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो जिसमें से ये दो स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, बैरिंग स्टेट वगैरह वो कई सारी होती है हमारे पास। तो इंडोनेशिया में इंडिया से जो है हमारी सबमरीन चली भैया, और वो सबमरीन सुंडा स्ट्रेट से होते हुए जो है हम लोग इंडोनेशिया के अंदर गए, ठीक है। 2-4 दिन वहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। और ये जो सबमरीन है वो किलो क्लास सबमरीन है।
किलो क्लास सबमरीन जो है हम लोगों ने एक्चुअली रशिया से इंपोर्ट की थी, ठीक है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1986 और 1991 इंडिया ने 8 किलो क्लास सबमरीन रशिया से मंगवाई थी अंडर प्रोजेक्ट 877। बाद में इस किलो क्लास सबमरीन के और एडवांस वर्जन हम लोगों ने बनाए, जैसे प्रोजेक्ट 8087 के बाद प्रोजेक्ट 636, प्रोजेक्ट 336.3, वो सब हम लोगों ने यहाँ पे बनाए, ठीक है। रशिया की एक बहुत बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होती है जिसे कहा जाता है बूमर्स। तो किलो क्लास उसी बूमर क्लास का एक छोटा वर्जन होता है, स्मॉलर वर्जन होता है, बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव, ठीक है। और इंडिया इसको यूज़ करता है एंटी शिप और लैंड अटैक वगैरह के लिए, इसका यूज़ करता है हम लोग, ठीक है जी। ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक है, कहता है भैया मनरेग्स ओवर 40% ऑफ द ग्राम पंचायत डू नॉट रिपोर्ट डिजिटल अटेंडेंस। इट्स बीन लाइक 2 मंथ्स, 2 महीने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है जी। और ये मैंडेटरी कर दिया गया था, यानी कि जो मनरेगा वर्कर्स होते हैं उनको मैंडेटरी अटेंडेंस लगानी पड़ती है थ्रू थ्रू दिस एप्लीकेशन। लेकिन अभी तक जो मिनिस्ट्री का जो डेटा है वो कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कहा है कि सिर्फ 41.3% ग्राम पंचायत ही इस एप्लीकेशन के थ्रू अपनी डेटा शेयर कर रहे हैं। 60% लोग लगभग शेयर नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जो हिली एरियाज़ हैं, जहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं आता है, जो रिमोट एरियाज़ वगैरह हैं, नेटवर्क नहीं आता, तो भाई वो लोग एप्लीकेशन कैसे चलाएंगे? सीधी सी बात है, नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क है तो वहाँ पे डेटा नहीं है, क्योंकि मनरेगा वर्कर्स के साथ एक मेट भी होता है, जिसे मनरेगा मेट कहते हैं। इस मेट की जिम्मेदारी होती है अटेंडेंस लगाने की, फोटो वगैरह क्लिक करके अपलोड करने की, वो सब रहती है। और ये जो मेट होता है वो स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर होती हैं, ठीक है, सेमी स्किल्ड। इनका काम सिर्फ यही होता है, अटेंडेंस वगैरह लगाना, पेपर वर्क वगैरह करना, वो सब काम रहता है। तो मेट को कोई सरकार की तरफ से फ़ोन नहीं दिया जाता है, जबकि ये सरकारी काम है तो सरकार को फ़ोन देना चाहिए, सरकार को सिम कार्ड भी देना चाहिए, सरकार को इंटरनेट की फ़ीस भी देनी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं दिया जाता है। अब किसी किसी जगह पे मान लो एयरटेल का नेटवर्क है, किसी जगह पे जियो का नेटवर्क है, किसी जगह पे फलाना ढिमकाना नेटवर्क है, प्रॉपर नेटवर्क आता ही नहीं। तो क्या बार बार सिम चेंज करते रहोगे? तो भाई पहले अपनी बुनियादी जो चीज़ें हैं वो मजबूत करिए, नेटवर्क पहुंचाइए पहले, इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्ट करिए। कहीं कहीं इंडिया में अभी भी ऐसा जहाँ पे 2G भी नहीं चलता है, आप 4G की तो बात ही छोड़िए, तो वो लोग कैसे अटेंडेंस लगाएंगे? तो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। तो उसी के बारे में आर्टिकल्स पूरा दिया हुआ है, पहले हम लोगों ने इसके बारे में लंबी चौड़ी बातें की हुई हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ। चलिए, FATF सस्पेंड्स मेंबरशिप ऑफ द रशिया ओवर द यूक्रेन इन्वेजन। FATF का मतलब दोस्तों होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। ये जो संस्था है वो 1989 में जो है इसको स्थापित किया गया था। और शुरुआत में जब इसको स्थापित किया गया था, इसका मेजर फंक्शन हुआ करता था मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। बाद में इसको टेररिस्ट फंडिंग वगैरह और दूसरी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर दी गई। जो OECD कंट्रीज हैं उसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, वहीं पे FATF का सेक्रेटेरिएट भी है, मतलब सेम बिल्डिंग के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर फिलहाल 37 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इंडिया वाज द 34th कंट्री, 2010 में जो है इंडिया को यहाँ पे फुल फ्लेज मेंबर बना दिया गया था। मतलब फुल फ्लेज मेंबर तो वैसे 2006 से ही प्रोसेस शुरू हो गई थी। 2006 में इंडिया को एज ए ऑब्जर्वर मेंबर बनाया गया था। 3-4 साल के बाद यानी कि 2010 में फिर फाइनली हम लोगों को परमानेंट मेंबर यहाँ पे बना दिया गया। तो रशिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। पाकिस्तान को पहले ग्रे लिस्ट में रखा गया था, उसको बाहर निकाल दिया गया, वो सब चलता रहता है यहाँ पे। तो भैया रशिया को यहाँ से कर दिया है बिल्कुल बाहर, सस्पेंड कर दिया है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन इन्वेजन, ठीक है। FATF 2 लिस्ट इशू करता है, एक बोलते हैं ग्रे लिस्ट और एक बोलते हैं ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट वाली वो कंट्री होती है जहाँ पे टेररिस्ट फंडिंग को सपोर्ट किया जाता है, उसे एक हेवन के तौर पे देखा जाता है, सेफ हेवन फॉर द टेररिस्ट फंडिंग एंड द मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे पाकिस्तान वाज अंडर द ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट वो कंट्री होती है जो खुलेआम डायरेक्टली टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, खुलेआम मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करती हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह हो गया, ईरान हो गया, तो वो सभी इसके अंदर रखा जाता है, ठीक है जी। चलिए, NSE इंडिसेस अनवील्स म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। ये क्या है पूरा मामला बताता हूँ आपको। देखो पहले तो आपको थोड़ा सा NSE के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हमारे पास एक BSE होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का पहला, फर्स्ट ऐसा स्टॉक एक्सचेंज था जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जिसने शुरू किया था, ठीक है। जैसे BSE का हमारा होता है सेंसेक्स, ठीक है।
सेंसेक्स में हम लोग टॉप 30 कंट्रीज को इंक्लूड करते हैं। ऐसे ही हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का होता है निफ्टी 50, जिसके अंदर टॉप 50 कंट्रीज को कंपनीज को कंसिडर करते हैं, जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, और ये सेबी के द्वारा कैपिटल मार्केट पूरी रेगुलेट की जाती है। तो बात ये है कि कुछ समय पहले सरकार के द्वारा ये एक प्रोग्राम चलाया गया था, एक इनिशिएटिव लिया गया था कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं वो खुद के बॉन्ड भी इशू कर सकती हैं। बॉन्ड क्या होता है ये मोस्टली बच्चों को तो वैसे पता ही होगा। बॉन्ड का मतलब होता है कि भाई बॉन्ड एक पैसे के जुगाड़ करने का तरीका होता है, मतलब दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू रेज मनी। दीज बॉन्ड्स कैन बी इशूड बाय द गवर्नमेंट, दीज इशू बॉन्ड्स कैन बी इशूज बाय द प्राइवेट कंपनीज। ठीक है। तो बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो मैं हूँ, मान लो मेरी एक कंपनी है, मान लो प्रेप आई एस है, ठीक है, दैट इज द कंपनी। प्रेप आई एस को मान लो 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो क्या करेंगे, प्रेप आई एस एक इस तरह का बॉन्ड जो कि स्टाम्प पेपर टाइप का रहता है, ठीक है, एक ऐसा बॉन्ड इशू करेंगे और उस बॉन्ड के ऊपर लिखेंगे कि मैं प्रेप आई एस कंपनी हूँ, फलानी ढिमकानी कंपनी हूँ, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, इस तरह का वो बॉन्ड इशू करती हैं। तो अगर आपके पास 10 करोड़ रुपीज़ हैं, आप प्रेप आई एस को दे सकते हो। प्रेप आइस बदले में आपको इंटरेस्ट रेट पे करेगा और 10 साल खत्म होने के बाद आपको अपना पूरा जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो भी वापस कर देगा। तो बॉन्ड कुछ कुछ इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, देर आर अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो, बट उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो बात यह है कि भाई जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनको भी परमिशन दे दिया गया था खुद के बॉन्ड इशू करने का। ठीक है, जिसे हम लोग म्यूनसिपल बॉन्ड कहते हैं। तो अभी ये डिसाइड किया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कि जो म्यूनसिपल जो बॉन्ड होते हैं हम उनका भी एक इंडेक्स इशू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी। ठीक है, कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें करके। म्यूनसिपल बॉन्ड का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये फेडरल टैक्स वगैरह इनके ऊपर नहीं लगाया जाता है, और बहुत सारे जो लोकल टैक्स होते हैं उससे भी इनको छूट मिली होती है। तो जैसे दूसरे सरकारी बॉन्ड होते हैं ऐसे ही म्यूनसिपल बॉन्ड को भी काफ़ी सेफ माना जाता है एज एन इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। चलिए, आज का जो आर्टिकल है एडिटोरियल, वो कहता है भैया साइबर अटैक्स आर राइजिंग बट देयर इज एन आइडियल पैच। देखो यार, सीधी सी बात है, जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, समाज में डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, हर चीज़ को कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा, इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, सैटेलाइट से जोड़ा जाएगा, सिस्टम जितना कॉम्प्लेक्स होता है उतना ही सिस्टम फ्रजाइल भी होता रहता है। ये रूल है दुनिया का। जितना कॉम्प्लेक्स होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, सिस्टम उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कनेक्टेड डॉट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और ये वाला जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये वाला सिस्टम चेंज करना है तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको दूसरे वाला सिस्टम, ये वाला अगर आपको चेंज करना है, तो आप किसी भी एक चीज़ को छेड़ दीजिए, टच कर दीजिए, अब पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो सकता है। तो सिस्टम जितना कोलैप्स होगा उसकी वल्नरेबिलिटी, फ्रेजिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा ही डिजिटलाइजेशन के साथ भी होता है। जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, या वो सारे का सारा जो पेशेंट का रिकॉर्ड होता है, सब कुछ वो तो आजकल कंप्यूटर से हो गया। पहले फाइल्स हुआ करती थी हैंड रिटन वगैरह, तो उसको तो हैक आप नहीं कर सकते थे, सीधा आपको जाकर चोरी करना पड़ता था, लाइक धूम। हमारे जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं आजकल, तो वो भी सैटेलाइट से और इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो आप उनको भी चेंज कर सकते हो। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे स्ट्रक्चर है, ऑल दैट, ठीक है। तो एक जो वल्नरेबिलिटी है, जो डेंजर है, जो खतरा है, वो बढ़ गया है। अगर आपसे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसकी शुरुआत हमेशा किसी अच्छे से एग्जाम्पल से करिए। जैसे एम्स, आपको पता है एम्स के सिस्टम को भी हैक कर लिया गया था। एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था जिसमें कई करोड़ रुपए उनसे मांगे गए थे। लगभग ऐसा माना जाता है कि 3 से 4 करोड़ लोगों का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था और बहुत सारा पैसा भी मांगा गया था। 2-3 हफ्ते लगे एम्स को दोबारा से अपने सिस्टम को लाइन पे लेके आने के लिए। ऐसा ही एक अटैक हमारे सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर भी हुआ, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही आता है भैया। एम्यूनिशंस और एक्सप्लोजिव्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे भी एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था जिस ब्लैक कैट के नाम से, समझ रहे हो भाई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब वो तक सुरक्षित नहीं है तो हम लोग क्या ही बात करें। कई बार यूपीएससी की वेबसाइट भी हैक हो जाती है, आपने देखा ही होगा वो सब, है ना। तो ये रैंसमवेयर अटैक होता है। रैंसम का मतलब होता है फिरौती।
तो ये अटैक ऐसे अटैक होते हैं जो आपके सिस्टम को हैक करके, आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करके आपसे फिरौती मांगते हैं, रैंसम मांगते हैं। तो बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट होते हैं भाई, उनको तो काम धंधा करना नहीं होता बाहर जाके, तो लोग तो कंप्यूटर में बैठ के सिस्टम को हैक कर लेते हैं, लोगों से पैसा ऐंठ लेते हैं। और ये तो वो अटैक हैं जो सामने आ रहे हैं। कितने अटैक्स प्राइवेट कंपनीज वगैरह पे होते हैं जो सामने ही नहीं आते हैं, और चुपचाप प्राइवेट कंपनी करोड़ों रुपए उनके खाते में डाल देती हैं, बिटकॉइंस वगैरह से जो भी चलता है। ऐसा माना जाता है कि इस साल 2023 के अंदर दुनिया का जो टोटल साइबर क्राइम है वो $8 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, विच इज़ लाइक अराउंड 3 टाइम्स द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इतनी बड़ी मार्केट है ये। तो जो थ्रेट परसेप्शन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बड़े बड़े अमाउंट आपसे मांगे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ड्यू टू एज मतलब फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वे एंड द डेटा, 75% जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कभी ना कभी साइबर अटैक फेस किया ही किया है। ठीक है, 35 करोड़ रुपए का डैमेज उनको ऑलरेडी हो चुका है। हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पावर सिस्टम, ये सब के सब इनके ऊपर अटैक होता है होस्टाइल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा। कई बार तो सरकारें अटैक करती हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना दुनिया भर में साइबर अटैक करती हैं। कई बार जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, वो लोग भी कर लेते हैं। ये सब चलता है। अब यूक्रेन के अंदर भी एक चीज़ को देखा गया। अब पहले जो लड़ाइयाँ होती थी, वॉर्स हुआ करते थे, वो सोल्जर्स लड़ा करते थे ग्राउंड पे जाके। लेकिन आजकल जो साइबर क्राइम है, जो साइबर थ्रेट हैं, ये भी अपने आप में एक वॉर सिचुएशन हो गई है। यूक्रेन के अंदर ये देखा गया है कि यूक्रेन ने कई बार रशिया के जो वॉर हेड्स हैं, जो मिसाइल्स वगैरह हैं, जो रडार्स हैं, उनको ही हैक कर लिया। ऐसे रशिया वालों ने भी कई बार कर लिया। तो मिसाइल भैया उधर से आ रही है, ये मिसाइल आई यूक्रेन से रशिया के ऊपर, रशिया वाले ने इसको हैक कर लिया और इसका रास्ता ही चेंज कर दिया। चलिए जी, हो गया काम, वापस जहाँ से चली थी वहीं पे आ गई। ठीक है, गिराना था दुश्मन को, खुद के ऊपर ही गिर गई। ऐसे एग्जाम्पल भी देखने को मिले हैं। तो कुछ ना कुछ तो स्टेप हमें लेना ही पड़ेगा, और हम लोगों ने लिए भी हुए हैं। जैसे सर्ट इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इसने थोड़े समय पहले गाइडलाइंस दिया था कि अगर किसी कंपनी के ऊपर अटैक होता है तो विद इन 1 आवर उसको वो रिपोर्ट करना पड़ेगा सर्ट को। ठीक है, ऐसा कुछ प्रोविजन वहाँ पे आया था, हालांकि उसको बहुत फॉलो नहीं किया जाता है, बट स्टिल तो बहुत चैलेंज है। चैलेंज क्या है? पहली बात तो देखिए, ये चोर पुलिस का खेल है भाई। चोर पुलिस के केस में चोर लगभग लगभग हमेशा आगे रहता है, क्योंकि चोर को कानून फॉलो नहीं करना पड़ता, चोर को प्रोसेस फॉलो नहीं करनी पड़ती, लेकिन कानून को प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, सिस्टम बहुत स्लो चलता है बहुत बार। तो इस चोर पुलिस के खेल में जो साइबर हैकर्स होते हैं, अटैकर्स होते हैं, एक्चुअली काफ़ी एडवांस होते हैं। ठीक है, हम लोग जब उस सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो उसको 2-3 साल 4 साल पहले अप्लाई कर चुके होते हैं, क्योंकि उनको दिक्कत ही किसी चीज़ की नहीं, ना उनको फंडिंग की दिक्कत है, ना उनको किसी ब्यूरोक्रेसी की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास टूल्स नहीं है साइबर अटैक को रोकने की। प्रिवेंशन तो छोड़िए, आइडेंटिफाई तक करने का हमारे पास टूल्स नहीं है। पता चला मेरा सिस्टम जो है 3 साल से हैक हुआ पड़ा और मुझे पता ही नहीं है। रोकेंगे तो हम बाद में, पहले पता तो लगाओ, तो वो भी हमारे पास टूल्स नहीं है। भाई हमारे पास प्रोफेशनल्स नहीं है, वर्क लो, हमारे पास वर्क फोर्स ही नहीं है। तो जब वर्क फोर्स नहीं है तो काम कौन करेगा? बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, तो और मोस्टली हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर जानबूझकर साइबर अटैक की इंफॉर्मेशन नहीं देता है। उनको लगता है कि अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे तो फ्यूचर में उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने बंद हो जाएंगे। उनको लगता है कि अगर मार्केट में ये बात फैल गई कि उनका सिस्टम हैक हो गया है, तो भाई उनकी जो है फजीहत हो जाएगी, उनकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब जैसे अगर आप मान के चलिए कि टीसीएस पे के ऊपर अटैक हुआ था 1-2 साल पहले, होता रहता है। अब गलती से टीसीएस ने सरकार को बता दिया। भाई टीसीएस एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, कम से कम आपसे तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने सिस्टम की रक्षा करोगे। आप खुद ही नहीं कर पाए तो आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है? जीरो। ये बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ें, इसलिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉब्लम इस तरह से रहती है। अब 5G आ गया है, 5G आने से सिस्टम और फास्ट हो जाएंगे। तो ये तो भैया चांदी हो गई, जो मालवेयर्स होते हैं, जो मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, और वो और जल्दी से काम करेंगे, फास्ट काम करेंगे। तो दिक्कतें यहाँ पे बहुत क्या हम लोग कर सकते हैं? वे फॉरवर्ड क्या यहाँ पे हो सकता है?
तो डिजिटल जेनीवा कन्वेंशन है जिसमें बहुत सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं साइबर ब्रीच वगैरह के बारे में, सिक्योरिटी वगैरह में इंटरनेशनल एजेंसीज काम करती हैं। तो इंडिया उसका पार्ट बन सकता है, वहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले तो हम लोग ले सकते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन के अंदर भी अभी दो प्रपोजल आए हैं। एक प्रपोजल आया है रशिया की तरफ से, ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप। दूसरा प्रपोजल आया है अमेरिका की तरफ से, ग्रुप ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपर्ट। ये दोनों ही साइबर अटैक के बारे में बात करते हैं, ये दोनों ही साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा ग्राउंड वर्क इनके ऊपर होना चाहिए। हालांकि ये सिर्फ प्रपोजल आए हैं, ग्राउंड के ऊपर कुछ ऑपरेशन फोर्स नहीं है। मतलब पेपर के ऊपर बातचीत लंबी चौड़ी हो रही है, ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं है। उसके अलावा कोड I2U2 ये सब लोग भी कुछ ना कुछ बातचीत करते रहते हैं। बात बेसिकली ये है कि सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं। काम कौन कर रहा है? काम कर रहे हैं साइबर अटैकर्स। वो काम कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, और इसीलिए हम उनसे हमेशा दो कदम पीछे रहते हैं। ये प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा सा आप जो है डेफिनेटली आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो एक तो वीमेन वाला आप एक मेंस के परस्पेक्टिव से अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो वैसे तो। बस द आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट द menstrual लीव। 150 वर्ड्स में आप आराम से लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, दैट रिसेंटली देर वॉज अ डिस्कशन ओवर द menstrual लीव, डिस्कस इज डिफरेंट डायमेंशंस एंड द चैलेंजेस। वो सब इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रैंसम वेयर अटैक। ठीक है, डिस्कस द चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशंस टेकन बाय इंटरनेशनल एंड द डोमेस्टिक कम्युनिटी। इस तरह का क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।